आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट 2015 के सोशल साइंस लेवल 2 के 30 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो रीट 2025 के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो देर न करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। नंबर 1 है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार होना चाहिए। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार होना चाहिए। नंबर 1 25 वर्ष, नंबर 2 35 वर्ष, नंबर 3 30 वर्ष, नंबर 4 21 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार की जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में 44वां संशोधन निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था? नंबर 1 इंदिरा गांधी, नंबर 2 चंद्रशेखर, नंबर 3 चौधरी चरण सिंह, नंबर 4 मोरारजी देसाई। तो भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन जो है वो मोरारजी देसाई जी के शासनकाल में 1978 में किया गया था। कब किया गया था? 44वां संशोधन जो है वो मोरारजी देसाई जी के कार्यकाल के दौरान 1978 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उस पर महाभियोग नहीं चलाया गया था? नंबर 1 केसी जी बालकृष्ण, नंबर 2 बी रामास्वामी, नंबर 3 सौमित्र सेन, नंबर 4 स्वतंत्र कुमार। तो सर्वोच्च न्यायालय के वह न्यायाधीश कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उन पर महाभियोग नहीं चलाया गया था? तो वह थे वी रामास्वामी। वह न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग शुरू की गई थी, लेकिन महाभियोग को चलाया नहीं जा सका था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। नंबर 1 पंचायती राज व्यवस्था, नंबर 2 नगरपालिका, नंबर 3 संघ की भाषाएं, नंबर 4 संघ राज्य का संबंध। तो भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची वो संबंधित मानी जाती है, तो वह नगरपालिका से संबंधित मानी जाती है, जबकि 11वीं अनुसूची वो पंचायती राज से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? वह उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? नंबर 1 डॉक्टर राधाकृष्ण थे, नंबर 2 वीवी गिरी थे, नंबर 3 बीडी जाटी थे, नंबर 4 कृष्णकांत थे। तो वह उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु के दौरान
मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी तो वह कृष्णकांत थे। कृष्णकांत जी की जो मृत्यु थी वो उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के कुल भूमि का क्षेत्र प्रतिशत है। पृथ्वी के कुल भूमि का क्षेत्र प्रतिशत है 32.0, 30.0, 29.0 या 28.4 है। तो पृथ्वी के जो कुल भूमि का क्षेत्रफल प्रतिशत है यह 29.0 जो है वो पृथ्वी के कुल भूमि का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है नंबर ए समताप मंडल, नंबर 2 ट्रोपोस्फियर, नंबर 3 थर्मोस्फियर, नंबर 4 ओजोनोस्फियर। तो वायुमंडल की जो कितनी परत मानी गई हैं, वायुमंडल की जो है वो 5 परत मानी गई हैं, जिसमें से ट्रोपोस्फियर जो है सबसे निचली परत है। इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल में जो मौसम संबंधी जो जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जो यह सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वही जनिक भू आकृति प्रतिक्रियाओं के लिए प्रयुक्त एक सामान्य शब्द है। सभी वही जनिक भू आकृति प्रतिक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्द है। नंबर 1 पटल विरूपण, नंबर 2 अपक्षय, नंबर 3 कार्बनीकरण, नंबर 4 अनाच्छादन। तो सभी वही जनिक भू आकृति प्रतिक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्द जो है वो अनाच्छादन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीव मंडल में जीव और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को कहा जाता है। जीव मंडल में जीव और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को कहा जाता है। नंबर 1 गैसीय चक्र, नंबर 2 जैव भू रासायनिक चक्र, नंबर 3 जल चक्र, नंबर 4 भू आकृति चक्र। तो जीव मंडल में पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्र प्रवाह को कहा जाता है, वो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित सेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित सेल नहीं है। नंबर 1 चूना पत्थर, नंबर 2 संगमरमर, नंबर 3 क्वार्टजाइट, नंबर 4 स्लेट। तो निम्न में से जो रूपांतरित सेल नहीं मानी जाती है वह चूना पत्थर एक रूपांतरित सेल नहीं है, यह जबकि एक अवसादी सेल है। कैसी है? चूना पत्थर जो है वो एक अवसादी सेल मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के शिलालेख मुख्य रूप से किन वस्तुओं पर मिलते हैं। नंबर 1 चट्टानों, नंबर 2 मोहरों, नंबर 3 खम्भे, नंबर 4 कॉपर प्लेट्स। तो हड़प्पा संस्कृति के शिलालेख मुख्य रूप से किन वस्तुओं पर मिलते हैं, तो वह मिलते हैं मोहरों में। किसमें? मोहरों पर हड़प्पा संस्कृति के शिलालेख मुख्य रूप से मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर वैदिक युग के दौरान आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था। उत्तर वैदिक के दौरान आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था सप्त सैंधव प्रदेश,
गंगा यमुना का दोआब, मगध या डेक्कन। तो उत्तर वैदिक युग के दौरान आर्य संस्कृति का जो केंद्रीय स्थल था वो गंगा यमुना का दोआब था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक पुस्तक के जो लेखक कौन थे? नंबर 1 राधा कुमुद मुखर्जी, नंबर 2 रोमिला थापरी, नंबर 3 डी कौशाम्बिक, नंबर 4 राम शरण शर्मा। तो भारत के जो प्राचीन नगरों का पतन अर्बन डिके इन इंडिया 300 ईस्वी से 1000 ईस्वी नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो राम शरण शर्मा थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदू विवाहित महिलाओं का अलग निवास और भरण पोषण का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? नंबर 1 1955, नंबर 2 1956, नंबर 3 1946, नंबर 3 1977। तो हिंदू महिला विवाहों का अलग निवास और भरण पोषण का जो अधिकार अधिनियम है वह जो है 1946 में अधिनियमित किया गया था। कब? यह 1946 में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1956 में भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि नंबर 1 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, नंबर 2 कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था, नंबर 3 सती प्रथा के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था, नंबर 4 डायन शिकार के खिलाफ एक अधिनियम पारित किया गया था। तो वर्ष 1856 में भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि नंबर 1 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय इतिहास में किस काल को शास्त्रीय युग कहा गया? भारतीय इतिहास में किस काल को शास्त्रीय युग कहा गया? नंबर 1 गुप्त काल को, नंबर 2 कुषाण काल को, नंबर 3 मौर्य काल को, नंबर 4 मुगल काल को। भारतीय इतिहास में किस काल को शास्त्रीय युग कहा गया था? तो गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को शास्त्रीय युग कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की बृहद मूर्ति किस राजवंश के अधीन बनाई गई थी? तो नंबर 1 होयसल, नंबर 2 गंगा, नंबर 3 राष्ट्रकूट, नंबर 4 चालुक्य। तो श्रवणबेलगोला में जो स्थित बाहुबली की बृहद मूर्ति किस राजवंश के अधीन बनाई गई थी? तो वह गंगा राजवंश के अधीन बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडिका के लेखक कौन थे? नंबर 1 कौटिल्य, नंबर 2 मेगास्थनीज, नंबर 3 प्लिनी, नंबर 4 विष्णुगुप्त। तो इंडिका के जो लेखक माने जाते हैं वो मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका के लेखक माने जाते हैं। कौटिल्य के जो हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं
कि कंबुज में स्थित अंगकोटवार का मंदिर विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कंबुज में स्थित अंगकोटवार का मंदिर विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? नंबर 1 सूर्यवर्मा प्रथम ने, सूर्यवर्मा चतुर्थ ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने, सूर्यवर्मा तृतीय ने, यशोवर्मा तृतीय ने। तो कंबुज में जो स्थित अंगकोटवार का विष्णु मंदिर जो बनवाया था वह सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सम्राट अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में हमें पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? सम्राट अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में हमें पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है? नंबर 1 प्रथम, नंबर 2 पाँचवें, नंबर 3 8वें, नंबर 4 13वें। तो सम्राट अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में हमें पड़ोसी देशों का जो वर्णन मिलता है वो 13वें शिलालेख में हमें पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मुख्य पात्र निखिल है जो देशभक्ति से अधिक मानवता में विश्वास करता है? नंबर 1 शेरे कविता, नंबर 2 गोरा, नंबर 3 योगा योग, नंबर 4 घरे बेरे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मुख्य पात्र निखिल है जो देशभक्ति से अधिक मानवता में विश्वास करता है? तो वह है घरे बेरे जो है वो देशभक्ति से अधिक मानवता में विश्वास करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1916 में, 1925 में, 1913 में या 1922 में। तो हिंदुस्तान जो गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो 1913 में की गई थी। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। 1916 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिहर्रम क्या है? दिहर्रम क्या है? नंबर 1 सोने का सिक्का, नंबर 2 तांबे का सिक्का, नंबर 3 चांदी का सिक्का, नंबर 4 मिश्र धातु का सिक्का। तो दिहर्रम जो है वह एक क्या है? वह एक चांदी का सिक्का है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किसके शासक के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान है वो किसके विरुद्ध था? नंबर 1 कालिंजर के, नंबर 2 मारवाड़ के, नंबर 3 रणथंभौर, नंबर 4 मालवा। तो जो शेरशाह का जो अंतिम अभियान था वो किस शासक के विरुद्ध था? तो वह जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के विरुद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया था? विनियम भाग 17 AD 1829 के तहत राजा राम मोहन राय के प्रथम प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को अधिनियमित प्रतिबंधित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रस्तावना के संबंध में भारतीय संविधान में संशोधन किस वर्ष किया गया था? नंबर 1 1975, नंबर 2 1976, नंबर 3 1978, नंबर 4 1900।
1992 प्रस्तावना के संबंध में भारतीय संविधान में संशोधन जो किया गया था वह 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। जो संविधान की जो प्रस्तावना ली गई थी यह अमेरिका के संविधान से ली गई थी और इसकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी और प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था और भाग 3 मौलिक अधिकारों को भाग 3 अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। तो इन्होंने जो आत्मा कहा गया वो अलग से 2 तरीका से कहा गया है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? नंबर 1 42वां संविधान संशोधन, नंबर 2 52वां संशोधन, नंबर 3 61वां संशोधन, नंबर 4 86वां संशोधन। तो जो शिक्षा के अधिकार से जो संबंधित संविधान संशोधन माना जाता है वह 86वां संविधान संशोधन जो है वो संविधान से संबंधित शिक्षा से संबंधित माना जाता है, जो कि 2002 में अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। 61वें संविधान के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और 42वां संविधान संशोधन जो था वो 1976 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? नंबर 1 स्वर्ण सिंह समिति, नंबर 2 अशोक मेहता समिति, नंबर 3 सादिर अली समिति, नंबर 4 हेगड़े समिति। तो भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था? तो वह सरदार पूर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर। और मौलिक कर्तव्य जो थे वो भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित हैं और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। पहले ये मौलिक कर्तव्य 10 थे लेकिन बाद में वर्तमान में यह 11 मौलिक कर्तव्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष कौन सा था? नंबर 1 1951, नंबर 2 1953, नंबर 3 1955, नंबर 4 1957। तो भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तो वह 1953 में किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? नंबर 1 राष्ट्र का अपना धर्म है, नंबर 2 राष्ट्र का धर्म से कोई संबंध नहीं है, नंबर 3 राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, नंबर 4 राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। तो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वह है कि राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसे ही आगे हम क्लास लाते रहें।
Thanks for watching this video.